Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी सीरीज़ का अगला टॉपिक, जिसका नाम है वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जिसे हम वीकेसी या फिर स्प्रिंग कैटरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में और शॉर्ट में हर जगह देखने के लिए मिलता है, रिपीटेटिवली हर ईयर में। ठीक है, तो डेफिनीशन, इटियोपैथोजेनेसिस, फैक्टर्स, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सब कुछ कलर्ड वे में लेकर के आ गया है आपका योर मैथ ट्यूटर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो डेफिनीशन क्या कहती है कि वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस इज अ रिकरेंट बायलैटरल इंटरस्टिशियल सेल्फ लिमिटिंग एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। मतलब कि यह एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है। क्या है? सबसे पहली बात कि ये एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है कंजक्टाइवा का, जो कि रिकरेंट होता है, बायलैटरल होता है, इंटरस्टिशियम में होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो क्या क्या बातें हमने याद रखी कि वर्नल वीकेसी इज अ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन विच इज रिकरेंट, बायलैटरल, इंटरस्टिशियल, सेल्फ लिमिटिंग एंड फाउंड इन कंजक्टाइवा। ओके, इटियोपैथोजेनेसिस क्या कहती है कि इट इज़ अ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन जिसमें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सेज और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट से आता है। ठीक है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स किससे आता है? टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू पॉलन एलर्जेंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि यह एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें कि दो तरह के रिस्पॉन्सेज यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज देखने के लिए मिलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देता है? टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन देता है? टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो दो रिएक्शन हुए, प्राइमरी रिस्पॉन्स टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट्स ने दिया और सेकेंडरी रिस्पॉन्स टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होता है ये वीकेसी। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला एज। कैसे एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? देखिए, ये एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होता है जो कि स्प्रिंग के सीज़न में पॉलन एलर्जेंस की वजह से मोस्टली देखने के लिए मिलता है। अब ज़्यादातर बाहर कौन निकलता है? यंग एज ग्रुप निकलेगा 4 से 20 साल की एज में। बॉयज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है गर्ल्स के कंपेरेटिवली, 4 से 20 साल की एज ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। सीज़न कैसा होता है? समर के टाइम पे देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसे स्प्रिंग कैटरेक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कैटरेक्ट। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये स्प्रिंग कैटरेक्ट के नाम से भी आ सकता है और वीकेसी के भी नाम से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी देखने के लिए मिलती है 40 से 60% पेशेंट्स में। बहुत ही सिलेक्टेड नोट्स हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी ताने सुनने के लिए मिलते हैं मेरी टीम की तरफ से। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं। तो पैथोलॉजी क्या कहती है? देखिए, हमारी जो कंजक्टाइवा है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है कंजक्टाइवा का? पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो पेपिलरी रीजन में जो कंजक्टाइवल एपिथेलियम है, उसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? फिर से सुनिएगा कि पेपिलरी रीजन में कंजक्टाइवल एपिथेलियम है, उसमें हमें हाइपरप्लेजिया और सेंस डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस, मतलब कि जो पेपिलाज हैं हमारे पेपिलरी कंजक्टाइवा के, उनमें हाइपरप्लेजिया देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ उनसे डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस भी निकलते हैं। तो दो चीज़ें देखने के लिए मिली हमारे कंजक्टाइवल एपिथेलियम में। कौन सी? कहाँ की? पेपिलरी रीजन की कंजक्टाइवल एपिथेलियम में हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहला हाइपरप्लेजिया होगा सर, और डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, उसके अलावा पेपिलरी रीजन के हमारे में 2 लेयर पाई जाती हैं। एक तो एडिनॉइड लेयर पाई जाती है और दूसरा फाइब्रॉइड लेयर पाई जाती है। तो इन दोनों में भी पैथोलॉजी देखने के लिए मिलती हैं। तो एडिनॉइड लेयर में क्या होता है? एडिनॉइड लेयर में सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है? एडिनॉइड लेयर में सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। किन किन चीज़ों का मिलेगा? मास्ट सेल, यूसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड हिस्टियोसाइट्स। तो इन चीज़ों का सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हमें एडिनॉइड लेयर में देखने के लिए मिला। फाइब्रस लेयर में
फर्दर प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिला? फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद वहाँ पे फर्दर हाइलीन चेंजेस हो जाते हैं। तो एडिनॉइड लेयर में क्या हुआ? सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, मास्ट सेल, यूसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स और हिस्टियोसाइट्स का। और फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिला, जिसके बाद वहाँ पे हाइलीन चेंजेस हो जाते हैं। और उसके साथ साथ कंजक्टाइवल वेसल्स में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? तो कंजक्टाइवल वेसल्स में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोलिफरेशन और वैसोडाइलेशन। तो हमने टोटल अभी तक 4 पैथोलॉजी पढ़ी। कंजक्टाइवल एपिथेलियम में हमने पेपिलरी रीजन के क्या क्या पढ़ा? हाइपरप्लेजिया एंड इट सेंस डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। और पेपिलरी रीजन के एडिनॉइड लेयर में सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है, और फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि फिर हाइलीन चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है। कंजक्टाइवल वेसल्स में क्या क्या होता है? परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोलिफरेशन और वैसोडाइलेशन देखने के लिए मिलता है। तो अब इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सभी 4 पॉइंट्स की वजह से फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? फाइनल रिजल्ट निकलता है it leads to the formation of multiple papillas in the upper tarsal conjunctiva। अपर टार्सल कंजक्टाइवा में हमें मल्टीपल पेपिलास देखने के लिए मिलते हैं। मल्टीपल पेपिलास कहाँ पे? अपर टार्सल कंजक्टाइवा में। ये फाइनल रिजल्ट होता है हमारे VKC का। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पैथोलॉजी की। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो देखिए, इस डायग्राम को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसके जो अपर टार्सल कंजक्टाइवा है, इसमें हमें एक बहुत ही स्पेशल कॉबल स्टोन पेपिलास देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलने लगता है यहाँ पे पेपिलास का। क्यों? क्योंकि पेपिला की हाइपरप्लेजिया हुआ है, उसके बाद इनका कॉबल स्टोन लाइक अरेंजमेंट हो जाता है। तो अब जो लिड्स हैं हमारी वो हैवी हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे? सिम्टम्स तो सबसे पहला बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन होगा। ठीक है, माइल्ड फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, रोपी डिस्चार्ज एंड हैवीनेस ऑफ लिड्स। तो ये 5 कौन कौन से फीचर हुए, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला बर्निंग और इचिंग सेंसेशन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन कह सकते हैं। बर्निंग, इचिंग सेंसेशन, फोटोफोबिया हो सकता है, लैक्रिमेशन होगा, रोपी डिस्चार्जेस मिलेंगे और हैवीनेस ऑफ लिड्स मिलेगी। ये हमें सिम्टम देखने के लिए मिला एज अ क्लिनिकल फीचर VKC में। साइंस कैसे मिलेंगे? तो देखिए, VKC के जो साइंस होते हैं वो उसके क्लिनिकल फॉर्म पे भी डिपेंड करते हैं। तो 3 क्लिनिकल फॉर्म्स हैं यहाँ पे। 3 क्लिनिकल फॉर्म्स हैं VKC के। पहला पैल्पेब्रल VKC, दूसरा, माफ कीजिएगा, तो 3 क्लिनिकल फॉर्म्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला पैल्पेब्रल VKC है, दूसरा बल्बर लिम्बल VKC है। तो ये अपने इसका जो नाम है, ये कंजक्टाइवा का कौन सा पार्ट एरिया इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। तो पैल्पेब्रल रीजन अगर कंजक्टाइवा का इन्वॉल्व है तो पैल्पेब्रल VKC होगा। बल्बर एरिया अगर इन्वॉल्व है कंजक्टाइवा को तो बल्बर लिम्बल VKC होगा। और अगर दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व है तो मिक्स्ड VKC होता है। तो पैल्पेब्रल VKC में क्या होता है? पैल्पेब्रल VKC में अपर टार्सल कंजक्टाइवा जो कि बायलैटरली इन्वॉल्व होता है। तो पैल्पेब्रल VKC में हमने पहले क्या पढ़ा? अपर टार्सल कंजक्टाइवा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने डायग्राम में देखा, कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलता है पेपिला का। कैसा अपीयरेंस मिलेगा? कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलेगा। कहाँ पे? अपर टार्सल कंजक्टाइवा में। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरट्रॉफी। पहले तो क्या हुआ था? पेपिलरी रीजन में हाइपरप्लेजिया हुआ था। अब हाइपरप्लेजिया के बाद क्या हुआ है? यहाँ पे देखिए, ये हाइपरप्लेजिया था। हाइपरप्लेजिया के बाद यहाँ पे फर्दर हाइपरट्रॉफी हो गई है पेपिला की, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइंट पेपिलास, जो कि कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया के बाद यहाँ पे क्या हो गया है? हाइपरप्लेजिया के बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन में हाइपरट्रॉफी हो गई है पेपिला की, तो जाइंट पेपिला कहने लगेंगे अब उनको, जिनका कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होगा। तो ये पैल्पेब्रल VKC के सिम्टम्स हो गए। ठीक है, तो ये देखिए, ये है कॉबल स्टोन पेपिलास, अपर टार्सल कंजक्टाइवा में देखने के लिए मिलेंगे। हेक्सागोनल पेपिलास होते हैं ये। ठीक है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं बल्बर लिम्बल VKC में क्या क्या होता है। तो बल्बर लिम्बल VKC कहाँ पे होता है? इट इज फाउंड इन पैल्पेब्रल एरिया ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा। तो बल्बर कंजक्टाइवा का जो पैल्पेब्रल एरिया है उसमें ये देखने के लिए मिलता है। और क्या इसके फीचर्स होते हैं? तो डस्की रेड
ट्रायंगुलर कंजेशन देखने के लिए मिलता है। तो ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में दोनों साइड हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे बल्बर एरिया है कंजक्टाइवा का, यहाँ पे डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन देखने के लिए मिलता है। तो डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? पैल्पेब्रल एरिया ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा में डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ और एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, थिक जिलेटिनस एक्युमुलेशन ऑफ टिश्यूज अराउंड लिम्बस। यहाँ पे देखिए डायग्राम में फिर से आ जाइए, क्या है? जिलेटिनस लिम्बल मेम्ब्रेन। एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन पाई जाती है, थिक जिलेटिन की मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है लिम्बस के अराउंड पे। तो लिम्बस ये है हमारा लिम्बस, लिम्बस के अराउंड पे ये ब्लैक ब्लैक कलर, यहाँ पे जिलेटिन की एक मेम्ब्रेन थिक पाई जाती है लिम्बस में। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या? हॉर्नर ट्रांट्रास स्पॉट्स। ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बल्बर लिम्बल वीकेसी में। लिम्बल एरिया में एक वाइट कलर के रेज्ड डॉट्स होते हैं, क्या हैं? वाइटिश रेज्ड डॉट्स अलोंग द लिम्बस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉर्नर्स ट्रांटास स्पॉट्स। ये देख सकते हैं हम, ट्रांटास स्पॉट्स, वाइट कलर के रेज्ड डॉट्स होते हैं जो कि लिम्बस में पाए जाते हैं। और अगर इन दोनों फीचर्स को अपन मिक्स कर दें, अगर दोनों फीचर्स पाए जाएंगे तो मिक्स्ड वीकेसी होता है। तो ये बात हो गई हमारी क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो दो चीज़ों से हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सबसे पहला है पैल्पेब्रल फॉर्म ऑफ वीकेसी को हमें डिफरेंशिएट करना होता है ट्रैकोमा विथ पैपिलरी हाइपरट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रैकोमा होता है इसमें पैपिलरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है पैपिलरी एरिया में, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पैल्पेब्रल फॉर्म है वीकेसी, इनको हम दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है, वीकेसी को डिफरेंशिएट करना होता है एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस एकेसी से। आइए वीकेसी और एकेसी को समझते हैं, ठीक है। तो जो वीकेसी है वो यंगर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, रिजॉल्व हो जाता है प्यूबर्टी में, ठीक है। स्प्रिंग सीजन ऑनसेट होता है और अपर टार्सस को इन्वॉल्व करता है। और इसमें अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया है, वीकेसी में अगर कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेर्नल केरेटोपैथी। 2 मार्क्स में ये अलग से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसे बाद में देखेंगे। तो अगर वीकेसी में कॉर्निया इन्वॉल्व है तो उसमें शील्ड अल्सर्स करके लीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो वीकेसी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपर टार्सस इन्वॉल्व होता है और शील्ड अल्सर देखने के लिए मिलते हैं अगर कॉर्निया इन्वॉल्व है तो। लेकिन इसमें जो विजन है वो थ्रेटनिंग, नॉट विजन थ्रेटनिंग, विजन थ्रेटनिंग नहीं होता है, ठीक है। एकेसी में वहीं पे क्या है, एकेसी में ओल्डर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, क्रॉनिक होता है, पेरिनियल पाया जाता है, जबकि वीकेसी कैसा था, स्प्रिंग सीजन में देखने के लिए ज़्यादा मिला था। और लोअर टार्सस इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें अपर टार्सस इन्वॉल्व था। और परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट रहता है, इसमें शील्ड अल्सर्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें विजन थ्रेटनिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं एकेसी और वीकेसी में। एक और चीज़ है कि जो हमने पढ़ा था कि इसमें टाइप 1 IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, लेकिन एकेसी में बोथ टाइप 1 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, दोनों टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में टॉपिकल एंटी, सबसे पहला अपन देखते हैं, सबसे पहला अपन ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, टॉपिकल एंटी एलर्जिक्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को टॉपिकल फॉर्म में यूज़ करना होता है। मैनेजमेंट में अपन को 1 2 3 4 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, उसके बाद लास्ट में सपोर्टिव मेजर्स भी बताने होते हैं। तो सबसे पहला अपन ने क्या यूज़ किया, आराम से पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें देखते हुए याद करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला है टॉपिकल फॉर्म में एंटी एलर्जिक्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। तो सबसे पहला उनमें से अपन ने क्या यूज़ किया, एंटी हिस्टामिन्स प्लस मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मतलब वो टॉपिकल ड्रग्स जो कि एंटी हिस्टेमिनिक्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दोनों का काम करते हैं। कौन है वो, तो सबसे पहला है ओलापैटाडीन। तो सबसे पहला हम यूज़ करेंगे ओलापैटाडीन, क्योंकि वो एंटी हिस्टेमिनिक्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर दोनों का काम करता है। उसके बाद क्या यूज़ करना है, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं जो कि सिर्फ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हों। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स अकेले कौन से होते हैं, सोडियम क्रोमोगाइलेट होते हैं। तो एंटीहिस्टामिनिक्स प्लस मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूज़ किए, ओलापैटाडीन होता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ किया, कौन होता है, सोडियम क्रोमोगाइलेट होता है। उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्या क्या होते हैं, इनमें से
तो नाम याद करते हैं, फ्लोरोमिथोलोन, प्रेडनिसोलोन और बीटा या फिर डेक्सामेथाजोन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टॉपिकल एंटी एलर्जिक्स और मास सेल स्टेबलाइजर्स यूज़ किए, जिसमें एंटी हिस्टामिन्स प्लस मास सेल स्टेबलाइजर्स पहला कौन सा था, ओलापेटाडीन। मास सेल स्टेबलाइजर अकेला कौन है, सोडियम क्रोमोगाइलेट। उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ किए, सबसे पहला फ्लोरोमिथोलोन, प्रेडनिसोलोन, बीटा और डेक्सामेथाजोन होता है। उसके बाद टॉपिकल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आते हैं, कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। तो साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस विच एक्ट्स एज टॉपिकल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो हम ये 4 चीज़ें यूज़ करेंगे, किसमें, 4 चीज़ें यूज़ करेंगे टॉपिकल एंटी एलर्जिक्स एंड मास सेल स्टेबलाइजर्स में, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, लैक्राइमेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके लिए हमें यूज़ करना होता है यहाँ पे टॉपिकल ल्यूब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलिटिक्स। तो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। और म्यूकोलिटिक्स कौन होते हैं, एसिटाइल सिस्टीन। तो हमने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे, ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यूज़ किया और म्यूकोलिटिक्स में हमने एसिटाइल सिस्टीन यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर सीवियर केसेस हैं तो सीवियर केसेस में हमें सिस्टमिक थेरेपी देनी पड़ती है। कुछ नहीं करना है, अभी तक जो हम टॉपिकल फॉर्म में एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स और स्टेरॉइड्स ले रहे थे, उन्हें अब हमें ओरल फॉर्म में दे देना है। तो क्या हुआ, ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स और ओरल स्टेरॉइड्स देंगे सिस्टमिक थेरेपी में, ठीक है। अब अगर सर जाइंट पेपिलाज हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड पेपिलाज हो चुके हैं, जाइंट पेपिलाज हैं, तो क्या करना है, जाइंट पेपिलाज के केस में आपको सुप्राटार्सल इंजेक्शन देने होते हैं लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स के। सबसे पहला जाइंट पेपिलाज में क्या किया है, सुप्राटार्सल इंजेक्शन दिया है, किसका, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स का, या फिर सर्जिकल एक्सीशन करना होता है। और भी तरीके होते हैं जैसे कि क्रायो एप्लीकेशन बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सुप्राटार्सल इंजेक्शंस ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स एंड सर्जिकल एक्सीशन, ठीक है। सपोर्टिव मेजर्स क्या क्या देख सकते हैं, तो देखिए डार्क गॉगल पहनने हैं, कोल्ड कंप्रेशन करना है आइस पैक के साथ और आई रबिंग को अवॉइड करना है। डार्क गॉगल, कोल्ड कंप्रेशन और अवॉइड रबिंग। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और है जो कि देखने के लिए मिलता है, वर्नल केरेटोपैथी, मतलब कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इन वीकेसी। वीकेसी में जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली पैल्पेबल फॉर्म के साथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ ये, इसकी डिफिनीशन कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इन वीकेसी मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन द विद द पैल्पेबल फॉर्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी यूनिवर्सिटी में कि टाइप ऑफ लीजन्स बताओ जो कि वर्नल केरेटोपैथी में पाए जाते हैं। तो 5 टाइप के लीजन्स मिलते हैं। सबसे पहला सुपीरियर पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। सुपीरियर टार्सस में देखने के लिए मिलता है पैल्पेब्रल में, तो सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, उसके बाद एपिथेलियल मैक्रो इरोजन्स, उसके बाद वर्नल कॉर्नियल प्लेक्स, उसके बाद शील्ड अल्सरेशन जो कि हम अभी पढ़ करके आए हैं, उसके बाद एपिथेलियल स्कैरिंग। 5 कौन कौन से हो गए हैं, सुपीरियर पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, एपिथेलियल मैक्रो इरोजन्स, वर्नल कॉर्नियल प्लेक्स, शील्ड अल्सरेशन और एपिथेलियल स्कैरिंग, अल्सरेटिव वर्नल केराटाइटिस, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर सुपीरियर पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस है तो स्टेरॉइड ड्रॉप्स का डोज इंक्रीज कर देना है, ठीक है। अगर लार्ज वर्नल प्लेक्स हैं तो सुपीरियर केरेटेक्टॉमी करना होता है, ठीक है, सर्जरी होती है। और अगर सीवियर शील्ड अल्सर्स हैं तो उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सुपीरियर केरेटेक्टॉमी के साथ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। सही समझ रहे हो आप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ली जाती है और उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है क्योंकि ये हीलिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो क्या क्या किया हमने, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन विद सुपीरियर केरेटेक्टॉमी करी सीवियर शील्ड अल्सर के केस में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात वीकेसी की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।